साथियों नमस्कार। साथियों हम बात कर रहे थे रूस की क्रांति के बारे में और हिटलर के बारे में। हमने देखा था हिटलर किस प्रकार से नाज़ी पार्टी का एक चांसलर बनता है और चांसलर बनकर के वो जर्मन संसद में, जिसे राइखस्टाग बोलते हैं, वहाँ पर एक इन बेलिंग नाम का एक्ट पारित कराता है और इसके बाद नागरिक के सारे विशेषाधिकारों को दमन कर देता है और पूरे तरीके से अधिकारों को कुचल देता है और नाज़ी पार्टी देखते ही देखते एक खूंखार पार्टी का रूप में सामने आती है। जर्मन जो चांसलर हिटलर था, उसका एक सिद्धांत था कि एक ही साम्राज्य होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक जन होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल उसी की नस्ल का प्राणी होना चाहिए। वो मानता था कि जितने भी यहूदी वर्ग के हैं, जिप्सी वर्ग के हैं और जितने भी अपंग लोग हैं जो देश की तरक्की नहीं कर सकते, उनको देश में जीने का अधिकार नहीं है। और इसी के चलते वो धीरे धीरे अपने संसाधनों को बढ़ाना चाहता है। जब वहाँ पर मंदी का दौर होता है, देखते हैं कि वो यूरोपीय संघ में आक्रमण करता है, सोवियत संघ पर आक्रमण कर देता है और उधर ब्रिटेन की सेना से मुकाबला करता है। देखते हैं सोवियत संघ से बुरी तरह से पराजित हो जाता है। सोवियत संघ की सेनाएं पराजित करते हुए धीरे धीरे बर्लिन तक चली आती हैं। ये सोवियत संघ का सर्वोच्च शिखर हौसला था, जिसको लेकर के पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। और इस प्रकार से जब हिटलर पराजित हो जाता है, जर्मनी जब अमेरिका आकर के साथ देने लगता है और फिर हिटलर को मार दिया जाता है और फ्रांस में जापान में नागासाकी और हिरोशिमा नामक शहरों पर बम गिरा दिया जाता है और इस प्रकार से दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो नाज़ियों का अगर हम देखें विश्व दृष्टिकोण क्या था, उनके अंदर दृष्टिकोण क्या था, तो हम जानते हैं कि नाज़ियों की विचारधारा केवल एक थी कि उनको सभी समाजों को इस समाज में जीने का हक नहीं। उनके कहने का मतलब था कि सभी को बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो वो अपने आप को मानते थे ब्लॉन्ड और नीली आंखों वाले नॉर्डिक, नीली आंखों वाले नॉर्डिक आर्य। तो ये अपने आप को नीली आंखों वाले नॉर्डिक आर्य मानते थे और इनको सबसे ऊपरी दर्जा दिया जाता था, सबसे ऊपरी। लेकिन सबसे निचला दर्जा दिया जाता था किसको? यहूदियों को। सबसे निचला दर्जा, समाज में सबसे निचला दर्जा दिया जाता था यहूदियों को। तो कहने का तात्पर्य है कि यहूदी जो कि इन नॉर्डिक जो जर्मन आर्य थे, इनके कट्टर दुश्मन माने जाते थे और हिटलर की नस्लवादी सोच जो थी उसमें जर्मन आर्यों यहूदियों के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ गईं और फिर उनके साथ एक ऐसा भेदभाव किया गया जिसमें से दो विचारों को माना गया, दो विचारकों को, जैसे कि हम ले लें डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर।
जिसमें डार्विन का कहना था, डार्विन कहता था, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक था, यानी कि पशुओं और पौधों के विकासों पर उसने अध्ययन किया था। उसका कहना था कि जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा को देते हुए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या करी थी। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सिद्धांत दिया था, अतिजीविता का सिद्धांत। अतिजीविता का सिद्धांत। अतिजीविता का सिद्धांत। तो हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि समाज में जो योग्य है केवल वही जी सकता है, यानी कि, और डार्विन कहता था कि जो प्रकृति के अनुकूल, वो प्रकृतिवादी विकास की तरफ देखते हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो यूँ मान लें कि वो कहता था कि जो इंसान प्रकृति के अनुसार ढलता चला गया वही बच पाएगा, और जो प्रकृति के अनुसार ढलना बंद कर दिया, धीरे धीरे प्रकृति में बदलाव आ गया, और वो जो प्रकृति के अनुसार ढल नहीं पाए उनका दमन हो गया, यानी कि वो मर गए। और हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत दिया था कि जो योग्य हैं केवल वही जिंदा रह सकते हैं। इन्हीं दोनों विचारों को ले लिया गया नास्ती वर्गों ने, और उन्होंने एक विचार दिया कि राजनीतिक समाज में, राजनीतिक वर्ग में जो राजनीति में योग्य है वही केवल जी सकता है, वही केवल बाकी जो साम्राज्यवादी, इनकी जो नास्ती वर्ग की जो सोच थी वो पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी हो गई। यानी कि उनका कहना था कि मैं योग्य हूँ, केवल मैं ही जी सकता हूँ, मैं इनके ऊपर मैं इनके ऊपर राज कर सकता हूँ, मैं इनके ऊपर शासन कर सकता हूँ। और इस सोच के साथ उन्होंने जर्मन जो नास्ती वर्ग था उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा। देखते ही देखते हिटलर, जो कि जिसके दूसरे पक्ष अगर देखें हिटलर का, तो हिटलर दूसरा पक्ष हिटलर का देखें, दूसरी सोच को देखें, तो वो मानता था कि जीवन परिधि भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर की जो दूसरी सोच थी, जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। हिटलर की जो दूसरी सोच थी वो क्या थी? जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा। इस सोच के तहत वो क्या बताना चाहता था? वो ये बताना चाहता था कि यदि कोई इंसान, जैसे कोई जर्मन, वो कहता था कि जो इस जगह पर अपने जन्म स्थान पर जी रहा है और बाद में जब हम दूसरे क्षेत्र में कब्जा करते हैं तो यहाँ के जो जर्मन के लोग जो दूसरी जगह पर जाएंगे, जो संसाधन इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर रहेंगे, तो उनका अपने जन्म स्थान के प्रति बहुत ही गहरा संबंध होगा, लगाव होगा उनके प्रति। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, दूर दूर कब्जा करना चाहता था, संसाधनों को वहाँ से कलेक्ट करना चाहता था और वहाँ पर अपने समाज के लोगों को बिठाना चाहता था, जिससे वो कहना चाहता था कि धीरे धीरे हमारा समाज बढ़ता जाएगा और हम संसाधनों पूरी तरीके से संसाधन संपन्न हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ वो पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है और देखते ही देखते ऑस्ट्रिया पर पूरा अधिकार कर लेता है और पोलैंड पर भी आक्रमण करता है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा संसाधन, बेहिसाब संसाधन इकट्ठा कर लेता है और फिर पूरब की ओर बढ़ता है। जब हिटलर पूरब की ओर जर्मन सीमाओं की ओर और फैलाना चाहता है ताकि सारे जर्मन भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह पर इकट्ठा किए जा सके और पोलैंड इस धारणा की एक प्रयोगशाला
बना। मतलब इसका कहने का मतलब प्रयोगशाला के रूप में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोलैंड पर उसने बसाया, अपने लोगों को उसने बसाया और एक प्रयोगशाला के रूप में वहाँ पर जो खास नस्ल के ये जो स्थानीय निवासी थे, पोलैंड के जो स्थानीय निवासी थे, उनको गुलाम की तरह रखा गया। और जो यहाँ के जो उसने अपने जर्मन लोगों को जो वहाँ बसाया था, उन लोगों ने उन लोगों पर बहुत अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा उनका दमन किया, उनको पूरी तरह से नष्ट किया। और इस प्रकार से नस्लवादी राज्य की स्थापना हुई। और नस्लवादी राज्य की स्थापना होते ही वो क्या कहता था, उसने जब सत्ता में पहुंचा, नस्लवादी सोच की स्थापना की। तो देखिए किस प्रकार से नस्लवादी सोच की स्थापना करता है। नस्लवादी समाज, नस्लवादी राज्य, इसकी स्थापना करता है। और जब नस्लवादी राज्य की स्थापना करता है तो मतलब आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ एक खास नस्ल के लोग इस राज्य में रहेंगे, बाकी किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो इस प्रकार से सत्ता में पहुंचते ही नाजियों ने एक योजना चालू की। उसने बताया कि कुछ जर्मन के विशिष्ट लोग हैं जो शुद्ध हैं और कुछ जो अवांछित हैं और अशुद्ध हैं, और जिसमें से उसने घोषित किया कि जो अशुद्ध लोग हैं, जो अवांछित लोग हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा करना है। और ये देखते ही देखते उसने बताया कि शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक, सिर्फ नार्डिक है, शुद्ध और स्वस्थ, शुद्ध और स्वस्थ सिर्फ नार्डिक है। कौन है? सिर्फ नार्डिक जर्मन, सिर्फ नार्डिक जर्मन, नीली आंखों वाले, सिर्फ वही शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं, अवांछित हैं। और अवांछित में कौन आता है? जैसे जिप्सी हो गए और तुम्हारे यहूदी हो गए, यहूदी, जिप्सी, ये सब अशुद्ध वर्ग में आते हैं। उसने बताया कि ये शुद्ध है, ये वांछित वर्ग है, और ये अशुद्ध है, यानी कि ये अवांछित वर्ग है। और फिर एक कार्यक्रम चलाया उसने। एक कार्यक्रम क्या चलाया? यूथ नेजिया कार्यक्रम। यूथ नेजिया यानी कि दया मृत्यु। कौन सा कार्यक्रम? यूथ नेजिया, यूथ नेजिया कार्यक्रम। यूथ नेजिया कार्यक्रम, या यूँ कहें दया मृत्यु। यूथ नेजिया को क्या कहते हैं? दया मृत्यु, दया मृत्यु। ये कार्यक्रम चलाया, दया मृत्यु। और दया मृत्यु के जरिए उसने बड़े बड़े गैस चेम्बर बनाए जिसमें जहरीली गैसें भरी रहती थी, और उसमें यहूदियों को ले जाते थे। यहूदियों को ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार की मालवाहक गाड़ी होती थी, और उसमें यहूदियों को भर के ले जाते थे और उन गैस चैम्बरों में डाल दिया जाता था, और उनको 10 सेकंड में मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस प्रकार से यूथ नेजिया कार्यक्रम को संपन्न किया गया, यहूदियों को मार करके, जिप्सियों को मार करके, एक खास नस्ल के लोगों को मार करके। यहाँ तक कि वो ये कहता था कि जो स्वस्थ नहीं हैं, जो अपंग हैं, एक तरीके से जो देश के लिए तरक्की नहीं कर सकते, जो देश के लिए तरक्की नहीं कर सकते, जो स्वस्थ नहीं हैं, जो अपंग हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? उनको भी गैस चेम्बरों में जाना चाहिए, यूथ नेजिया कार्यक्रम को संपन्न बनाना चाहिए। और यही काम उसने किया कि कई सारे अपंग जो शरीर से स्वस्थ नहीं थे, उनको ले जा करके गैस चैम्बरों में यहूदियों के साथ डाल दिया गया। तो अवांछित की श्रेणी में जितने भी लोग थे, उनको धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया जाता है।
और पहले तो उनकी नागरिकता छीनी जाती है और फिर नागरिकता छीनने के बाद उन्हें मार दिया जाता है। रूसी और पोलिश मूल के जो पालिश मूल के लोगों को मनुष्य से कमतर आंका गया था, जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर? पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और उन स्थानीय लोगों को बिल्कुल भयानक स्थिति से यानी कि गुलामों की तरह बना करके रखा गया। नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का ही था, सबसे बुरा हाल यहूदियों का ही था। और हम देखते हैं उनको यहूदियों को एक सूदखोर की संज्ञा दी गई थी। क्या? सूदखोर या आदतन हत्यारे। यहूदियों को क्या कहा गया था? यहूदियों को कहा गया सूदखोर या फिर आदतन हत्यारे। आदतन हत्यारे। यहूदियों को कहा गया कि ये सूदखोर हैं, आदतन हत्यारे हैं, इनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं देना चाहिए। इनको ज़मीन का मालिक नहीं बनाते थे यहूदियों को, और यहूदी सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे उधार देके या फिर व्यापार के माध्यम से अपनी जीविका चलाते थे। और फिर धीरे धीरे जो बाकी समाज था, जो अवांछित वर्ग से और बाकी समाज था, उनको घेटो कहा जाता था या दबड़ा कहा जाता था। उस समय जो बस्तियों में रहते थे, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, फिर ये जो नस्ल संहार चला, ये जो नस्ल संहार चला, ईसाई बार बार इसका सफाया करते रहते थे। और फिर हम देखते हैं कि इस यहूदी समस्या का एक निदान निकाला गया। यहूदी समस्या को दूर करने के लिए ये नाज़ी वर्गों ने ये कहा कि हो सकता है इनका धर्मांतरण कर दिया जाए। बहुत सारे यहूदी धर्म परिवर्तन करने लगे। धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया। उसी सिलसिले में जब यहूदियों को मारने लगे तो क्या किया कि बहुत सारे यहूदी धर्म परिवर्तन करने लगे और जर्मन नागरिक के रूप में नागरिकता लेने लगे अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद में। लेकिन फिर भी हिटलर, जो एक वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानता था, वो इस धर्म परिवर्तन को नहीं माना। और फिर हिटलर की दृष्टि में ये समस्या सिर्फ इसका यही एक हल था, धर्मांतरण ना होकर के सिर्फ उनका खात्मा ही एक हल था, उनको पूर्ण तरीके से सफाया कर दिया जाना। और ये नस्ल संहार चलता रहा 1933 से 1938 तक, जिसमें नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया और दरिद्र कर आजीविका के संसाधनों को छीन लिया। और 1939 से 45 के बीच में दूसरे दौर में यहूदियों को खास इलाकों में इकट्ठा किया गया। यहूदियों को एक खास इलाके में, खास इलाका मतलब समझ रहे हैं कि जहाँ पर कोई दूसरी नस्ल ना हो, सिर्फ यहूदी हों, उन्हें एक खास इलाके में इकट्ठा किया गया और बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए और उसमें पूरी तरीके से उनका सफाया कर दिया गया। ये रणनीति चलती रही, निरंतर चलती रही और नस्ली कल्पना लोक एक आगे चल करके उभर करके सामने आता है। आपको बताएंगे अगले सेशन में कि किस प्रकार से मौत का सिलसिला चला, कितने चरण थे उसके। 33 से 39 के बीच में पहले चरण में क्या हुआ, फिर दूसरे चरण में क्या हुआ, और फिर 41 तक तीसरा चरण जब सर्वनाश का आता है, ये चरण चलता रहा। और फिर नाज़ी जर्मनी युवाओं की स्थिति क्या हुई, जो एक विशेष नस्ल इकट्ठा की गई, उनका क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप अगले सेशन में देखेंगे। और आप यूं ही पढ़ते रहें और आंसर राइटिंग ज़रूर करें। मेरे द्वारा बताए गए मेन पॉइंटों को आप नोट करें, आंसर राइटिंग करें और डेली प्रैक्टिस करें। ये बेसिक एनसीईआरटी है क्लास 9th, और मैं इसको बेहतरीन लगातार ये लेक्चर देता रहूँगा। हाई स्कूल
और इंटरमीडिएट, ये सारी एनसीईआरटीज़ आपको डीप में बताई जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसलिए अपने दोस्तों को ये ज्ञान ज़रूर बांटें। और इसी के साथ मैं अगले सेशन में फिर मुलाकात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।